Hello guys, what's up? This is Yamit Maj and I hope that you are doing absolutely well. And in this video, दोस्तों, we are going to complete income from other sources and this is going to be the most detailed revision. But हम लोग बहुत quick manner में पूरा का पूरा IFOS complete करेंगे. Now, IFOS start करने के पहले तुम लोगों को बताना चाहता हूँ that we have already made a video super revision series जो अपना चल रहा है. In that we have already made a video on residential status, house property, capital gains and PGBP and this is going to be my fifth video. दोस्तों अगर ये पूरा सीरीज आपको हेल्पफुल लगता होगा तो प्लीज एक बार लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिकॉज टाइम निकाल निकाल के आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइस. अगर आपको अच्छा लगता होगा ना देन इन दैट केस जस्ट मुझे कम्युनिकेट करना कि मुझे अच्छा लग रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है और दिस इज हेल्पफुल. सो मुझे और भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो दिस इज 2:30 AM आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज ड्यूरिंग द डे वी हैव अ लॉट ऑफ लेक्चर्स. बट यस, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज मुझे बताना सो दैट मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा टू मेक सच वीडियोस फॉर यू गाइस. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 56 इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें बोला है इफ यू आर हैविंग एनी इनकम बट दैट इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी ऑफ द फोर हेड्स ऑफ इनकम्स. मतलब सैलरी में फॉल नहीं होता है, हाउस प्रॉपर्टी में फॉल नहीं होता है, कैपिटल गेन में फॉल नहीं होता है, पीजीबी में फॉल नहीं होता है, देन इन दैट केस योर इनकम विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड दिस इज व्हाट योर चार्जिंग सेक्शन 56 सेक्शन 56 इज. उसके बाद मैंने थोड़े से इधर एग्जांपल्स लिखे हैं कि आईएफओएस में कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं. सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. देखो, अगर मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा, अगर मेरा जो असेट है वो अगर मैंने असेट में मतलब किसी में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उससे जो भी रिटर्न मिलेगा ना, दैट विल बी टैक्स्ड अंडर IFOS. That will be taxed under IFOS, right? अगर मेरा देखो, मैंने इधर एग्जांपल लिखा है, इफ द सिक्योरिटी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर मेरे लिए वो सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड होगी, देन इन दैट केस जो भी इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर PGBP. ओके सर. उसके बाद मेरे पास एक वेकेंट लैंड है और वेकेंट लैंड मैंने लेट आउट किया है, देन इन दैट केस जो भी रेंट आएगा वो भी IFOS के अंदर टैक्स होगा. मेरे पास एक मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, मेरा बिजनेस नहीं है पर वो मैं लेट आउट करता हूं, मेरा बिजनेस नहीं है, तो जो भी रेंट मिलेगा दैट विल बी टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सर डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिविडेंड ऑन शेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में एकदम फिक्स कर देना कि डिविडेंड कभी भी डिविडेंड मिले ना, मेरा बिजनेस हो या बिजनेस ना हो, कभी भी डिविडेंड मिलता है ना कभी भी डिविडेंड मिलता है ना, दैट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, याद रखना ये चीज. उसके बाद कभी भी PGBP में नहीं जाएगा. उसके बाद लॉटरीज, पजल्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, रॉयल्टी इनकम, डायरेक्टर सिटिंग फीस. सर डायरेक्टर सिटिंग फीस मतलब वो तो पीजीपी में नहीं, पीजीपी में नहीं जाएगा, दिस विल फॉल अंडर IFOS. आफ्टर दैट एग्रीकल्चरल इनकम सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. सर इन इंडिया होगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट आउटसाइड इंडिया होगा और मैंने अगर एग्रीकल्चरल इनकम कमाया इंडिया में, अगर रिसीव हुआ होगा, देन इन दैट केस दैट विल बी टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. मैंने अगर प्रॉपर्टी है लेट आउट किया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सॉरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स हो जाएगा. बराबर, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैं ओनर हूं, मैंने लेट आउट किया है, मुझे जो भी इनकम मिलेगा दैट विल बी टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बट अगर मैंने जिसको लेट आउट किया है उसने सबलेट किया, सबलेटिंग के केस में दोस्तों क्या होता है, सबलेटिंग के केस में उसको जो पैसा मिलेगा ना रेंट का, दैट विल बी टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. राइट, तो ये अपना बात हुआ, ये अपना बात हुआ. सैलरी ऑफ MP MLA MLC, याद रखना, MP MLA MLC विल नेवर, उनका जो सैलरी होता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं जाएगा बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री. राइट, अगर मैंने इनकम टैक्स ज्यादा पे किया, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज का इनकम टैक्स ज्यादा पे किया एंड आई गॉट अ रिफंड ऑफ दैट 5 लाख रुपीज, मुझे जो रिफंड मिलेगा ना वो किधर भी टैक्स होगा नहीं. अरे बिकॉज बाबा मैं जो डाल रहा हूं पैसा, जो दे रहा हूं ना, जो एक्स्ट्रा दिया है, गलती से दिया होगा, वही मुझे वापस मिल रहा है, मतलब मेरा ही पैसा मुझे वापस मिल रहा है, तो इसमें क्या मेरा इनकम, इनकम क्या होगा, जो रिफंड मिल रहा है उसमें अगर मुझे इंटरेस्ट मिला, दैट इज माय इनकम एलिमेंट एंड दैट विल बी टैक्स्ड. एब्सोल्युटली राइट. उसके बाद इनकम फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट मिला तो उधर टैक्स होगा. और LIP, सम रिसीव्ड अंडर LIP, इसका तो अलग डिस्कशन है, हम लोग बाद में कर लेंगे. उसके बाद नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स का अगर बात किया, ये भी टैक्स होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. उसके बाद बात करते हैं कैजुअल इनकम का. कैजुअल इनकम मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस, या मे बी कार्ड गेम्स हो या बेटिंग हो, ये जो भी पैसा मिलेगा फ्लैट 30% पे टैक्स होगा. दिस एंटायर इनकम
विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ फ्लैट 30%। मुझे इसका कौन सा भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A डिडक्शन नहीं मिलेंगे, देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर मेरे पास लॉटरी का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ये मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास लॉटरी से ही लॉस है तो ये लॉस भी किसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। बेसिकली जो पैसा कमाऊंगा उसका 30% मुझे मिल जाएगा, अगर लॉस होगा तो मुझे उसका कुछ भी सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसा इंफॉर्मेशन देते हैं इन द एग्जाम दैट इनकम फ्रॉम बेटिंग इज रिसीव्ड। जब भी दोस्तों एग्जाम में रिसीव्ड ये वर्ड आएगा ना, तभी समझ लेना दे आर टॉकिंग अबाउट नेट टीडीएस। रिसीव्ड मतलब नेट टीडीएस, टीडीएस काट के मिला है। नाउ फन पार्ट इज इसका इनकम टैक्स रेट एंड टीडीएस रेट बोथ आर द सेम। अगर याद होगा तो 194B एंड 194BB ये दोनों सेक्शंस बात करते हैं लॉटरी गैम्बलिंग, एंड बीबी बात करता है हॉर्स रेसेस के केस में, राइट। तो इन दोनों के केस में द टीडीएस रेट इज 30%। द पॉइंट इज व्हेनेवर दे विल से रिसीव्ड, in that case assume that it is net TDS, and in our gross total income we always consider the gross amount, and that's why 70,000 अगर received बोला होगा तो उसको हम लोग gross up करेंगे and 1 lakh लेके आएंगे and we will put that 1 lakh in the gross total income, right? IFOS perfect। उसके बाद यही मैंने इधर बात किया, डोमेस्टिक कंपनी को अगर ओके मुझे डिविडेंड मिला, अगर वो एक डोमेस्टिक कंपनी से मिला हो या वो फॉरेन कंपनी से मिला हो, दैट डज नॉट मैटर, दैट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। एकदम परफेक्ट। उसके बाद अभी वो मुझे पैसा मिला या कुछ बेनिफिट मिला, बट दैट इज एक्चुअली नॉट अ डिविडेंड, बट दे आर सेइंग दैट वी वांट टू कंसिडर दीज अमाउंट्स or these benefits as your dividend, and that's why they have defined and they have come up with the concept of deemed dividend। मतलब हम लोग ये डिविडेंड है, मुझे हम लोगों को मालूम है डिविडेंड नहीं है, बट हम लोग उसको डिविडेंड मान रहे हैं फॉर टैक्सेशन पर्पस। इसका मतलब डिविडेंड का जैसे ट्रीटमेंट होता है ना, वैसा ही ट्रीटमेंट ये डीम्ड डिविडेंड का ही माना जाएगा। अंडरस्टैंडिंग। तो इसके सर कौन से पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज क्या करते हैं ना, लोगों को डिविडेंड मिला तो उनको मालूम है टैक्स लगता है, तो वो लोग ना ऐसे कुछ चीजों के साथ डील करना चालू करते हैं जो इनडायरेक्ट वे में वो शेयर होल्डर को बेनिफिट मिले। अगर डिविडेंड दिया तो टैक्स देना पड़ेगा, इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप्स के वेज में हम लोग बेनिफिट लेंगे कंपनी से। पर गवर्नमेंट को समझा ये लूपहोल है, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सेड कि भाई ये लूपहोल क्लोज करने के लिए हम लोग डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट निकालेंगे। नाउ हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द डीम्ड डिविडेंड? 222A, 222B, 222C, 222D, 222E, इतने सेक्शन है अपने। अभी फर्स्ट सेक्शन का बात करते हैं, क्या 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 है 222A में। 222A में बात क्या है, एनी कंपनी इज गिविंग अ डिविडेंड टू एनी शेयर होल्डर, और नेचर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल और एनी असेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास असेट्स है और कंपनी ने उनके असेट्स शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया होता डिविडेंड के नाते, देन इन दैट केस उनके हाथ में डिविडेंड जैसे टैक्स होता। बट उन्होंने बोला छोड़ो पैसा नहीं देते, एक काम करते हैं उनको हम लोग असेट्स दे देते हैं पैसे की जगह पे। पर गवर्नमेंट ने बोला ये देखो, अगर तूने पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया तो डिविडेंड मानेंगे, अगर तूने असेट दिया तो भी हम लोग डिविडेंड मानेंगे, क्योंकि दिस इज अ डीम्ड डिविडेंड, इसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, राइट। परफेक्ट एकदम। दूसरा बात करते हैं 222B पे, दैट इज डिबेंचर स्टॉक। इसके लिए नीचे लिखना, देखो कंपनी ने, आराम से देखना, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस डिबेंचर दिया, ये देख के ही कुछ गड़बड़ लगता है। कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस डिबेंचर दिया, ये देख के ही कुछ गड़बड़ लगता है, तो दीज बोनस डिबेंचर्स विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दिया, इसमें तो क्या प्रॉब्लम है, जो बोनस शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, राइट। सो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस डिबेंचर मिलता है ना, कुछ समथिंग इज फिशी, दे वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस एज डीम्ड डिविडेंड। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस डिबेंचर दिया, अरे भाई क्या चल रहा है, नहीं मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दिए, ये भी नहीं मिलेगा, इसके वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हाथ में वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट एकदम। सो ये 222 ए है, 222 बी हुआ। अभी बात करते हैं 222 सी पे। 222 सी इज टॉकिंग अबाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स लिक्विडेशन, मतलब कंपनी का लिक्विडेशन हुआ और असेट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ऊपर भी सेम था ना सर, नहीं नहीं, ऊपर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, नीचे लिक्विडेशन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुए।
तो 222C के अंदर वो टैक्स हो जाएगा। एंड 222D इज ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पैसा नहीं दे रहे, असेट्स नहीं बांट रहे, या मे बी हम लोग डिबेंचर नहीं दे रहे, या लिक्विडेशन के टाइम पे असेट्स भी नहीं दे रहे, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिड्यूसिंग द कैपिटल। कैपिटल रिड्यूस करके जो पैसा होगा वो लोगों को बांट रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट ने बोला हम लोग क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है, अभी एक उन्होंने पॉइंट बोला है, डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा। डीम डिविडेंड विल बी देयर विल बी अ डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मेरा बैलेंस, कंपनी का बैलेंस शीट है, कंपनी के बैलेंस शीट में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है 15 lakhs। व्हाट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एग्जैक्टली होता क्या है, जो पहले के प्रॉफिट्स थे वो एक साथ लेके जो प्रॉफिट बनता है बेसिकली, वो बनता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यू कैन इशू द डिविडेंड फ्रॉम द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बराबर है। अगर तुझे डिविडेंड देना ही है तो कैन आई से करंट ईयर प्रॉफिट से दे सकता है, या मे बी पास्ट ईयर प्रॉफिट्स का अक्यूमुलेशन पे दे सकता है, बराबर है। ओके, बिकॉज ये लॉ में हम लोग ने पढ़ा है। बट अभी पॉइंट ऐसा है, कंपनी का लिक्विडेशन हुआ और उन्होंने असेट ट्रांसफर किया वर्थ 20 लाख रुपीस। तो मैं ओके, गवर्नमेंट मेरे पास आया और बोलता है कि भाई 222C के हिसाब से ये शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ 20 lakhs। नाउ शेयर होल्डर भड़का और गया गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट में को जाके बोलता है कि भाई 20 lakhs टैक्स क्यों। गवर्नमेंट ने बोला देखो हम लोग ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है 222C में, अगर तेरा लिक्विडेशन हुआ होगा, जो भी असेट होगा वो तेरे हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा। शेयर होल्डर ट्राई करता है गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, अरे भाई अगर कंपनी ने डिविडेंड भी देना होता ना कंपनी को, तो भी वो 15 लाख से ही दे सकता था। गवर्नमेंट को डिविडेंड, कंपनी को डिविडेंड देना भी होता ना, तो भी वो 15 लाख से ही दे सकता था, इसके ऊपर नहीं दे सकता था, बिकॉज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज ओनली 15 lakhs। हाउ कैन अ कंपनी गिव अ डिविडेंड मोर देन 15 lakhs? एंड दैट्स व्हाई इसकी वजह से शेयर होल्डर ने ये मांग की कि अगर कंपनी डिविडेंड ही 15 लाख का दे सकता है, सो हाउ कैन यू कंसिडर डीम डिविडेंड एज 20 lakhs? And that's why they came up with the law, and they said that deemed dividend will be restricted to the extent of accumulated profits. So in this case, even though the asset was of 20 lakhs, but still deemed dividend will be considered as 15 lakhs. अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम। तो ये हम लोगों ने इधर बात किया। उसके बाद बात करते हैं 222E का, दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब क्या, पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। इसका मतलब बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो बात ऐसा है कि एक प्राइवेट कंपनी है, समझो इधर। प्राइवेट कंपनी ने अगर कैश दिया शेयर होल्डर को, फंस जाएगा। असेट दिया शेयर होल्डर को, फंस जाएगा। बोनस डिबेंचर दिया, फंस जाएगा। तो एक काम करते हैं, कंपनी ने सोचा एक काम करते हैं कि शेयर होल्डर को हम लोग लोन दे देते हैं। शेयर होल्डर को हम लोग लोन दे देते हैं, एंड शेयर होल्डर को बोलते हैं कि भाई देखो हम लोग लोन तुम लोगों को दे देंगे, एंड डू नॉट रीपे दैट लोन। अगर शेयर होल्डर ने वो लोन रीपे नहीं किया, नोबडी कैन कम टू द शेयर होल्डर एंड से कि भाई उसको रीपेमेंट कर। करेक्ट है। तो कंपनी ने जो भी लोन दिया होगा ना शेयर होल्डर को, ये तो प्रॉपर फ्लो ऑफ मनी हो गया, एंड देयर विल बी नो टैक्स। लोन पे क्या टैक्स लगता है? और ये गवर्नमेंट को समझा, एंड गवर्नमेंट ने बोला दो कंडीशंस है, जो लोन देने वाला है वो भी देखेंगे, और लोन लेने वाला है उसको भी देखेंगे। जो लोन देने वाला है, एक एक कंडीशन बहुत अच्छे से देखेंगे ये पॉइंट पे। जो लोन देने वाला है वो है प्राइवेट कंपनी, और जो लोन लेने वाला है उसका, यही प्राइवेट कंपनी में एक मोर देन 10% का वोटिंग पावर है। यही पर्सन का, ये प्राइवेट कंपनी में मोर देन 10% का वोटिंग पावर है। अगर ये उसको अगर लोन मिला होगा ना प्राइवेट कंपनी से, देन इन दैट केस शेयर होल्डर के हाथ में वो टैक्स हो जाएगा, वो लोन, बराबर। तो ये होता है डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं। शेयर होल्डर सोचा कि अच्छा मुझे लोन मिला तो डीम डिविडेंड है ना, तो शेयर होल्डर ने सोचा एक काम करते हैं, लेट द प्राइवेट कंपनी गिव लोन टू सम पार्टी जिसमें ये शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, राइट। तो अगर इधर लोन डायरेक्टली आया तो फंस जाएगा। इसके वजह से कंपनी को बोला कि भाई तू इसको पेमेंट कर, लोन का पेमेंट कर, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन द सेम, लोन इसको पेमेंट कर। और शेयर होल्डर का ये कंपनी में क्या है और ये फर्म में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम। तो भी ये शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड करके टैक्स हो जाएगा। आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या, अगर वो कंपनी होगा सामने वाला तो मोर देन 20% ऑफ वोटिंग पावर, और अगर वो सामने वाला अगर पार्टनरशिप फर्म होगा तो मोर देन 20% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो होता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी सर व्हाट इफ ये जो शेयर होल्डर है उसको लोन मिला,
और उसने शेयर होल्डर ने लोन रीपे किया, डज नॉट मैटर। सर लोन रीपे किया था विथ इंटरेस्ट, डज नॉट मैटर। सर लोन रीपे किया था विथ इंटरेस्ट एट मार्केट रेट, डज नॉट मैटर। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लोन दिया खेल खत्म, लोन दिया खेल खत्म। आई होप यू आर क्लियर, ठीक है। बट अभी देर आर सर्टन केसेस जिधर उन्होंने बोला है कि देर विल नॉट बी एनी डीम डिविडेंड। जब भी ट्रेड एडवांस के लिए लोन दिया जाता है, ट्रेड एडवांस के लिए लोन दिया जाता है, दैट इज फॉर बिजनेस पर्पस। इसका मतलब क्या, देयर इज वन होल्डिंग कंपनी एंड देयर इज वन सब्सिडरी कंपनी, हु इज होल्डिंग इन whom, so holding company is holding in subsidiary company, बराबर है। so who is primary company who will give the dividend, so can I say he is a shareholder and it's a company। ये कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है और लोन दिया है, सॉरी, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को लोन दिया है। तो ये भी क्या डीम डिविडेंड मानेंगे क्या सर? तो उन्होंने बोला है कि लोन किसके लिए दिया है, अगर लोन तेरे एक ट्रेड एडवांस के लिए लिया होगा, इसका मतलब ये जो होल्डिंग कंपनी उसको एक मशीनरी परचेज करना है, देन इन दैट केस जो भी लोन दिया होगा उसको डीम डिविडेंड हम लोग नहीं मानेंगे, कंसिडरिंग दिस एज अ ट्रेड एडवांस, मतलब धंधे के लिए लोन लिया था, करेक्ट है, तो ये डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर एक कंपनी जो है वो डिविडेंड जो दे रहा है, कंपनी जो सॉरी लोन दे रहा है, वो एक पर्सन को दे रहा है, ठीक है, और वो शेयर होल्डर है समझ कंपनी का। बट पॉइंट ऐसा है कि ये कंपनी जो है ना बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी का तो काम है लोन देना, तो ये कि जो भी लोन देगा तो क्या शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड मानेंगे क्या? तो नहीं मानेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये जो डीम डिविडेंड हम लोग नहीं मानेंगे इफ द कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस लोन देता है, मतलब बेसिकली इन केस ऑफ बैंक्स ये डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। उसके बाद बात करते हैं सेट ऑफ डीम डिविडेंड। देखो इनिशियली क्या हुआ, ये कंपनी ने लोन दिया ये शेयर होल्डर को, बराबर है, कितना 10 लाख का, ठीक है, लोन दिया होगा मतलब डीम डिविडेंड मान लिया। सो ये शेयर होल्डर ने अपने डीम डिविडेंड में 10 लाख रुपए डाल दिया। उसके बाद एक्चुअली कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, एक्चुअली कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कितने का, 15 लाख का। अभी ये पर्सन बोल रहा है, एबीसी बोल रहा है कि भाई भाई 10 लाख रुपए तो ऑलरेडी मैंने टैक्स दे दिया है डीम डिविडेंड करके। सो इसके वजह से जब भी डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी होगा, तभी डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी 15 लाख का नहीं होगा, 15 लाख माइनस टैक्स ऑलरेडी पेड एंड ओनली 5 लाख पे होगा। अंडरस्टैंडिंग, सो दिस इज व्हाट योर लास्ट पॉइंट इज। आई होप यू आर क्लियर। अभी हम लोग बात करते हैं दैट इज 56(2)(10), दैट इज एनी असेट और एनी गिफ्ट और असेट अक्वायर्ड फॉर लो कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन। मतलब हियर आई विल टॉक फ्रॉम रेसिपिएंट्स पर्सपेक्टिव, रेसिपिएंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, जिसको लोन जिसको गिफ्ट मिल रहा है ना, उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग सोचेंगे इसमें, ठीक है, नॉट गिवर बट रेसिपिएंट। अभी देखना इसका सेक्शन है, सेक्शन नंबर 56(2)(10। अभी ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें उन्होंने बोला है कि अगर मुझे जो गिफ्ट मिला है वो एक स्पेसिफाइड ओकेजन में गिफ्ट मिला है, जो गिफ्ट मिला है मुझे एक स्पेसिफाइड ओकेजन में गिफ्ट मिला होगा, तो 56(2)(10 इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। बट अगर मुझे 56(2)(10 अगर मुझे स्पेसिफाइड ओकेजन में नहीं मिला है ना दोस्त, देन इन दैट केस मेरे लिए वो टैक्सेबल होने वाला है। मैं पहले बात करते हैं नॉन स्पेसिफाइड ओकेजन। यूजुअली क्या होता है, स्पेसिफाइड ओकेजन नहीं होगा तो मुझे जो बेनिफिट मिलता है ना, आई कैन गेट द बेनिफिट इन कैश, I can get the benefit in movable property and I can get the benefit in immovable property. I'm talking about cash. कैश मतलब क्या, अगर मुझे किसी ने पैसा दिया 10 रुपया गिफ्ट, मेरे लिए हाथ में टैक्स नहीं होगा। लिमिट इज इफ द अमाउंट विच आई रिसीव्ड इन कैश is more than 50,000 during the financial year। financial year में अगर more than 50,000 का गिफ्ट मिला होगा from multiple people or one person, that does not matter, मेरे हाथ में पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स हो जाएगा। अगर मुझे रोज अगर मुझे टोटल 10 लोगों ने 10 दोस्तों ने मुझे गिफ्ट दिया थोड़े अमाउंट का, इंडिविजुअली इट वाज लेस देन 50, बट कैन आई से दैट अगर एग्रीगेट किया तो इट इज मोर देन 50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर? यस, एंड दैट्स व्हाई एंटायर अमाउंट ऑफ 52 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। इधर मैंने एग्जांपल लिखा है, देखो 1 लाख रुपीज मिला, एंटायर 1 लाख विल बी टैक्सेबल। मुझे सुमित से 30,000 मिला और ऋतिक से 35,000 मिला, सो in my case I got 65,000 from Sumit and Ritik. Can I say this is more than 50,000? Yes, and that's why entire amount of 65 is going to be taxable.
करेक्ट एकदम। ओके, ये हो गया कैश का बात। दूसरा बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का, पर मूवेबल प्रॉपर्टी में सब प्रॉपर्टीज नहीं आएंगे। मुझे जो मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है वो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज होने चाहिए। और तुम लोगों को बताओ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज अगर तुम लोग ने देखा, इट इज एग्जैक्टली द सेम, लाइक ऑलमोस्ट द सेम एज कैपिटल असेट का डेफिनेशन। याद है कैपिटल गेन में कैपिटल असेट का डेफिनेशन किया था, वो एग्जैक्ट मतलब ऑलमोस्ट सेम है वो। तो ऐसा मुझे अगर प्रॉपर्टी मिला होगा, देन इन दैट केस इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट is more than 50,000 rupees, then entire fair market value is going to be taxable. इसका मतलब देखो, असेट का वर्थ है 1 crore, I paid nothing, so can I say this is without consideration? Yes, in that case 56 to 10 is going to be considered as 1 crore. बराबर। ओके, अभी कैसे होता है कि जो असेट है, असेट का वर्थ इज 1 crore, बट आई पे 20 lakhs, सो is my inadequacy 1 crore? No, my inadequacy is only 80 lakhs. Is this inadequacy more than 50,000 rupees? Yes, and that's why 56 to 10 पे amount is going to be 80 lakhs. Understanding? तीसरा एग्जांपल लेते हैं, असेट है 1 लाख का, आई पेड 70,000। ओके, तो इनएडिक्वेसी तो है, कितने का है? 30,000। Question is this inadequacy more than 50,000? No, and that's why 56 to 10 is going to be nil. इजी एकदम। ये बात हुआ मूवेबल प्रॉपर्टीज का, वो भी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल से बात करते हैं। समझो देयर आर टू पार्टीज, बहुत डिटेल में जाऊंगा ये पार्ट में। एबीसी है और XYZ है। एबीसी ने एक हाउस प्रॉपर्टी सेल किया एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन वाज 1 crore, बट उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 1.70 crore। नाउ वी विल थिंक फ्रॉम एबीसी परस्पेक्टिव फर्स्ट। एबीसी ने 1 करोड़ में सेल किया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.70 था। कैन आई से दैट वी विल अप्लाई कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ एबीसी? यस, कैपिटल गेन जब भी कंप्यूट करेंगे तभी हमारा आएगा सेक्शन नंबर 50C, जिसमें बोला है कि यू विल कंपेयर योर एसडीवी एंड एक्चुअल कंसिडरेशन। सो माय एसडीवी एंड एक्चुअल कंसिडरेशन 1 crore एंड 1.7। देखो कि 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन कितना आता है, इट कम्स टू 1.10 crore. So, is my stamp duty value falling within 110% of actual consideration? No, it is 1.7. It is not less than 1.10. And that's why my actual consideration FVOC is going to be 1.7 crore for ABC. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी एक्चुअल होगा वो माइनस किया जाएगा एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर टैक्स हो जाएगा। सिंपल, ये हम लोग ने बात किया कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव से। नाउ यू थिंक फ्रॉम एबीसी XYZ पर्सपेक्टिव। XYZ ने कितना पैसा देना चाहिए था? 1.70 crore। कितना उसने दिया? 1 crore रुपीस। कैन आई से उसने 70 lakhs का कम पे किया? यस, तो 70 lakhs का XYZ को टैक्स देना पड़ेगा अंडर IFRS। अभी देखो XYZ के पर्सपेक्टिव से थोड़े चेक्स करने पड़ते हैं, और वो चेक्स देखो ये है। तुम लोग चाहिए तो पॉज करके ये सब चीजें लिख सकते हो। XYZ का चेक नंबर 1, वेदर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फॉलिंग विद इन द बफर ऑफ 110%। 110% मत ऑफ दिस इज कम्स टू 1 crore से लेके 1.10 crore. Is my stamp duty value falling within that? No. So can I say that XYZ के लिए inadequacy है? If the answer is no, find out the amount of inadequacy. चेक नंबर 3 क्या है? वो देखो कि इफ दैट इनएडिक्वेसी इज मोर देन 50,000, अगर यस होगा तो वो IFOS कंसिडर किया जाएगा एंड एंटायर अमाउंट ऑफ इनएडिक्वेसी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर IFOS. इन आवर केस IFOS is going to be considered as 70 lakhs. आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये बात हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो अपने बुक में तुम लोगों को मालूम है कि अपने बुक में ऐसे QR कोड्स है। QR अभी छोटा सा प्रमोशन कर लेता हूँ कि अगर तुम लोगों को लगता है दीज बुक्स आर हेल्पफुल, प्लीज ऑर्डर दीज बुक्स, बिकॉज जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अच्छे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा हूँ। तो मतलब आई एम श्योर दैट दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और इसके लिए बोल रहा हूँ योर कॉल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। ये तो हुआ अपना अदरवाइज का पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेसिफाइड ओकेजन्स का क्या होगा। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड ओकेजन्स तुझे 56 to 10 लगेगा ही नहीं, मतलब मुझे जो प्रॉपर्टी मिला है वो स्पेसिफाइड ओकेजन में मिला है। वो क्या होता है स्पेसिफाइड ओकेजन, वो पहले देखते हैं। स्पेसिफाइड ओकेजन आता होता है आई एम डॉक्टर हटेली। क्या होता है? आई एम डॉक्टर हटेली। आई मतलब क्या? इनहेरिटेंस में मुझे अगर कौन सा असेट मिला, कैश मिला, इमोबल प्रॉपर्टी मिला, कुछ भी मिला हो ना, नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। मैरिज में मुझे अगर कौन सा भी गिफ्ट मिला हो, मैं तुम लोगों को बताऊं, मैरिज में फ्रॉम एनी पर्सन,
फ्रॉम एनी पर्सन, वो तेरा भाई हो, रिलेटिव हो, तेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो, तेरा एक्स बॉयफ्रेंड हो, या तेरा कोई भी हो, किसी ने भी दिया होगा ना मैरिज में, तो भी इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ मिला, नो टैक्स। फ्रॉम रिलेटिव मिला होगा ना दोस्त, तो भी मुझे हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। तो रिलेटिव कौन होता है? रिलेटिव का डेफिनेशन मैंने इधर लिखा है, समझो। आई एम केविन। इमेजिन करो खुद के केस में, ओके, क्या होता है अगर केविन को खुद के भाई ने गिफ्ट दिया, नो टैक्स, ये ब्रदर, ये रिलेटिव हो गया। सिस्टर ने गिफ्ट दिया, नो टैक्स। उसके स्पाउस ने केविन को गिफ्ट दिया, नो टैक्स। स्पाउस के ब्रदर ने केविन को गिफ्ट दिया, नो टैक्स। स्पाउस के सिस्टर ने केविन को गिफ्ट दिया, नो टैक्स। स्पाउस और सॉरी, केविन और स्पाउस, इनके छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, तो उन्होंने गिफ्ट दिया केविन को, नो टैक्स। केविन के पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया, नो टैक्स। मिहिका के मतलब वाइफ के पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया, नो टैक्स। पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर ने गिफ्ट दिया, नो टैक्स। बट इधर मिहिका के मतलब स्पाउस के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर नहीं है इधर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग है। इधर इनके ब्रदर और इनके सिस्टर नहीं है, ठीक है। और ऊपर कोई भी लीनियल असेंडेंट के केस में कोई भी अगर दादा परदादा किसी ने भी मुझे गिफ्ट दिया, तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। दिस इज द रिलेटिव का डेफिनेशन। बट इसमें और एक चीज है कि जिधर जिधर तुम लोग ब्रदर सिस्टर जो भी देख रहे हो ना, उधर उधर उनके स्पाउसेस भी आ जाएंगे। मतलब मेरे ब्रदर के स्पाउस ने मुझे गिफ्ट दिया, नो टैक्स। अंडरस्टैंडिंग? जिधर जिधर लोग हैं उनका स्पाउस भी लाना, वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव्स, इनसे कुछ भी पैसा मिला, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। दूसरा पॉइंट, फ्रॉम एनी हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जो भी पैसा मिला, नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें पढ़ के रखना, कभी एग्जाम में आई तो। मेरे हिसाब से दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से वो लोग कभी कभी पूछते। फ्रॉम एनी ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA, मैं स्लैश करके लिखता हूँ 12AB सिर्फ, क्योंकि अभी सेक्शन 12AB बन गया है, ठीक है। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी डिफाइंड अंडर सेक्शन 1020, ठीक है। एनी इंडिविजुअल और ट्रस्ट क्रिएटेड सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव, एक बार सिर्फ रीड करके रखना। उसके बाद अगर कौन से फंड से, ट्रस्ट से अगर कुछ भी पैसा मिला होगा, तो अंडर सेक्शन 1023C, ये वर्ड या ध्यान ध्यान देना इस पे, ये सेक्शन पे, सॉरी, बराबर। अगर मुझे डिजास्टर हुआ और मुझे कुछ भी कॉम्पेंसेशन मिला फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो भी जो वो स्पेशल केस माना जाएगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अभी क्या लिखा है देखो, बाय एन इंडिविजुअल, मतलब मिला, किससे मिला है, ओके, किसको मिला है, इंडिविजुअल को। फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय हिम ऑन हिज और हिज फैमिली मेंबर्स मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड टू कोविड-19, मतलब मैंने मेरे खुद के लिए कोविड-19 के लिए खर्चा किया, या मेरे पेरेंट्स के लिए कोविड-19 के लिए खर्चा किया, और वो जो मैंने खर्चा किया था ना, वो मुझे रीइंबर्समेंट मिल रहा है फ्रॉम एनी पर्सन, बी इट फ्रॉम ट्रस्ट और एम्प्लॉयर, वॉट एवर इट इज। मुझे एम्प्लॉयर नहीं, सॉरी, बी इट फ्रॉम ट्रस्ट ऑन एनी अदर पर्सन, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कॉम्पेंसेशन। तो वो भी स्पेशल केस में आ जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी टैक्स। ये मुझे मिला होगा तो ऐसा होगा, बट पॉसिबिलिटी है कि मुझे नहीं मिला, मेरे फैमिली मेंबर को मिला, मतलब डिसीज्ड पर्सन, मतलब एक पर्सन है, वो उसका बेचारे का डेथ हुई है, उस बेचारे की डेथ हुई है, और उस डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिल रहा है। कौन पैसा दे रहा है मालूम है फैमिली मेंबर को? ये फैमिली है, ये फैमिली मेंबर को पैसा देने वाला है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर था, वो एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है। Then in that case, without any limit, nothing is going to be taxable in the hands of the family. But अगर ये एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, इधर कौन दे रहा है, एनी अदर पर्सन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट का बात करते हैं, एनी अदर पर्सन बात करते हैं, लेट्स नॉट बी स्पेसिफिक, एनी अदर पर्सन। इन्होंने जो दिया होगा, तो अगर वो 10 लाख तक होगा ना, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। अगर 10 लाख तक होगा, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। मतलब जो भी डिसीज हुआ है, डिसीज क्या, डिसीज पर्सन है, डिसीज पर्सन के फैमिली मेंबर को जो भी पैसा मिलता है एम्प्लॉयर से, विदाउट एनी लिमिट, नो टैक्स। अगर एनी अदर पर्सन से मिलता है 10 लाख तक होगा, तो एग्जेम्प्ट है।
कंडीशंस क्या है, डेथ होना चाहिए कोविड-19 की वजह से, एंड अमाउंट रिसीव्ड जो है वो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ मिलना चाहिए, तो ही ये ऊपर के एग्जेम्पशंस मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। उसके बाद स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज को उन्होंने डिफाइन किया है। स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है, मैं तुम लोग को बोला था ये आता है क्या, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन है, तो उसमें क्या लिखा है, शेयर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल असेट, ये भी आ जाएगा अभी इसमें, बराबर है। उसके बाद एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ गिफ्ट और अक्वायर्ड फॉर लो कंसिडरेशन अदर देन अबव, मतलब ये अदर देन अबव कोई होंगे, देन इन दैट केस उस पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। कार ऊपर नहीं है, मुझे कार मिली ना 10 करोड़ की, तो भी मेरे हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, राइट। तो कार, वॉशिंग मशीन, इसमें गलती करते लोग, ध्यान देना। टीवी जो भी है उस पे नहीं आएगा, बिकॉज स्पेसिफाइड ओकेजन में ही मैं फॉल, सॉरी, स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज में ही मैं फॉल नहीं होता, इसके वजह से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है, इन केस ऑफ एचयूएफ, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ इज अ रिलेटिव। रिलेटिव का डेफिनेशन में आगे नीचे एक पॉइंट था, मैंने पढ़ा नहीं वो गलती से। एचयूएफ के केस में जो भी मेंबर है ना, वो क्या बन जाएगा, उसका रिलेटिव बन जाएगा। इन केस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, समझो जो रेसिपिएंट है, अगर जो भी उसको गुड्स मिल रहे हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जो रेसिपिएंट है अगर उसके लिए वो प्रॉपर्टी एक स्टॉक इन ट्रेड होगा, तो 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं होगा। सप्लायर के लिए नहीं, रेसिपिएंट के लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा, तो 56(2)(10) नहीं लगेगा, राइट। इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कैपिटल एसेट, नॉट ऑन स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 56(2)(7)(b) के बारे में। 56(2)(7)(b) क्या करता है मालूम है, एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसके शेयर होल्डर्स को एफएमवी के ऊपर शेयर्स इशू करता है। अरे भाई, कंपनी के शेयर्स का औकात है 15 रुपया, कंपनी ने इशू किया है 20 रुपए में, गवर्नमेंट बोल रहे भाई तेरा 15 रुपया का औकात है एफएमवी, और तूने एक्चुअल प्राइस क्या है 20, तो जो 5 रुपए का जो एक्स्ट्रा पैसा तूने चार्ज किया है ना, जो 5 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा जो चार्ज किया है ना, ये एक्स्ट्रा पैसा विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। जो प्रीमियम पे बेचा है ना, वो कंपनी के हाथ में टैक्स हो जाएगा। सो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, ओके, कौन होता है वो देने वाला, शेयर्स, क्लोजली हेल्ड कंपनी। इश्यूज शेयर्स टू रेजिडेंट शेयर होल्डर, अभी उन्होंने अमेंडमेंट लाके स्लैश करके लिख दिया, और नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर, किसी को भी दे तू, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस, राइट। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, इशू प्राइस कितना था 20 माइनस एफएमवी कितना था 15, पर टैक्सेबल अमाउंट कितना, पर शेयर 5। दिस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल, कंडीशन ये है जो शेयर्स इशू होंगे वो एट पार और डिस्काउंट पे नहीं होना चाहिए। मतलब कहने से पॉजिटिवली लिखा, तो शेयर्स जो इशू होना चाहिए वो प्रीमियम पे होना चाहिए, बराबर, प्रीमियम पे होना चाहिए। दूसरा, इफ द कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब जब भी शेयर्स दिए थे एट अ हायर कॉस्ट, वो शेयर्स दिए थे तभी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, बट जब भी मतलब बाद में क्या हुआ, वो कन्वर्ट होके पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। नाउ टू अप्लाई दिस प्रोविजन यू हैव टू सी द स्टेटस, अभी इधर क्या लिखा है, प्राइवेट क्लोजली हेल्ड कंपनी होना चाहिए, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कि हम लोग कौन से दिन पे देखेंगे, जब भी शेयर्स इशू किए थे वो दिन पे स्टेटस देखेंगे, या लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे स्टेटस देखेंगे, तो समझो वो लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे स्टेटस देखेंगे। इवन दो एट द टाइम ऑफ इशूइंग द शेयर्स it was a private company, but still we will see the status on the last day of the financial year. Can I say last day of the financial year, it was a public limited company, and for a public limited company 56(2)(7)(b is not applicable. अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी है, दैट इज सेक्शन नंबर 57, दैट इज डिडक्शंस परमिसिबल फ्रॉम आईएफओएस। अभी उन्होंने क्या बात किया है, डिविडेंड स्लैश इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड यूनिट्स। समझो, मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बैंक से लोन लिया है, एंड दैट लोन अमाउंट इज 10 lakhs, बराबर। यही जो पैसा मिला वो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, और म्यूचुअल फंड से मुझे रिटर्न्स मिलता है, समझ, 1 लाख, ठीक है। म्यूचुअल फंड से मुझे 1 लाख रुपीज का रिटर्न्स मिलता है, ठीक है। बट अभी पॉइंट ऐसा है, 1 लाख रुपीज विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आईएफओएस, इन द हैंड्स ऑफ पर्सन अंडर आईएफओएस, इसके हाथ में टैक्स हो जाएगा ना, यस। बट इशू ये है कि ये बंदा ये बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, ये बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट करता है ना। इंटरेस्ट का पेमेंट कितना करता है मालूम है, इंटरेस्ट का पेमेंट करता है 80,000 रुपीज का,
मैं गवर्नमेंट के जाके बोल रहा हूँ ये 1 लाख रुपए कमाया तो सही, पर मैंने जो खर्चा किया उसका तो डिडक्शन दो। तो गवर्नमेंट ने बोला नो प्रॉब्लम, वी विल गिव यू द डिडक्शन, बट वी विल गिव यू द डिडक्शन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ सच इनकम। मतलब 1 लाख का 20% कितना आता है? 20,000 रुपीज। सो बेसिकली 1 लाख माइनस जो हम लोग 80,000 सोच रहे थे, वो 80 नहीं आएगा, इट विल बी ओनली 20,000। सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी 80,000 विल बी टैक्स्ड, टैक्सेबल इनकम। अंडरस्टैंडिंग पक्का? ओके, यही उन्होंने लिखा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब पहले क्या होता था, पहले बैंकर को हम लोग बोलते थे कि मेरे लिए इंटरेस्ट, मतलब जो चेक होता था ना डिविडेंड का, इंटरेस्ट का, वो प्लीज मेरे लिए लेके आओ। बट द पॉइंट इज कि हम लोग बैंकर को कमीशन देते थे, इंटरेस्ट देते थे, डिविडेंड। ओके, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, कंपनी ने डिक्लेयर किया है, पहले हम लोग बैंकर को जाते थे, बोलते थे प्लीज हमारे बिहाफ पे डिविडेंड लेके आओ। वो डिविडेंड जो लेके आ रहा है उसको हम लोग इंटरेस्ट एंड कमीशन के बेसिस पे रिवॉर्ड करते थे। तो जो भी इंटरेस्ट एंड कमीशन उनको मिलता था, उनके हाथ में वो टैक्स नहीं लगता था। ओके, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स। नाउ स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स का अगर बात किया तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अगर बात किया तो देखो वो कैसे होता है। एक पर्सन है, एक पर्सन इससे कंट्रीब्यूशन लेता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन लेता है और वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डालने वाला है कंट्रीब्यूशन। पॉइंट ऐसा है कि ये जो पर्सन है ना, पर्सन ए एंड पर्सन बी, जो पर्सन ए बी के बिहाफ पे आरपीएफ में डालने वाला है, तो पहले उसने पैसा तो लिया 1 लाख रुपया, बट लोग क्या करते हैं ना, पैसा तो लेते हैं पर आरपीएफ में डालते ही नहीं है। और इसके वजह से दे केम अप विद द लॉ एंड दे सेड कि भाई ए ऐसे शनपट्टी नहीं करने का। ए ने ए को बोला कि भाई अगर तू पैसा ले रहा है ना इन्वेस्ट करने के लिए, देन इन दैट केस तुझे तुझे जैसा पैसा मिलेगा ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम। And once you deposit the same under RPF, you will get a deduction. अगर तू डिपॉजिट नहीं किया तो इनकम करके ए के हाथ में ही टैक्स हो जाएगा। सो कहने से ए को झक मार के अभी पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका वो क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। राइट, ये उन्होंने बोला है डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज आईएफओएस इनकम। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं रिपेयर्स डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मैंने तुम लोगों को बोला कि अगर मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग ऐसा कुछ है जो मेरा बिजनेस नहीं है देने का, पर तो भी मैं लेट आउट तो करता हूं, तो वो भी, उसका भी मुझे मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना। जो भी मुझे मेंटेनेंस करना पड़ा ना दोस्त, उसके लिए जो भी मैंने खर्चा किया उसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। करंट रिपेयर्स होगा तो भी डिडक्शन मिल जाएगा, एंड दिस इज सिमिलर टू सेक्शन नंबर 30 ऑफ पीजीबीपी। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इसका भी मुझे डिडक्शन मिलेगा। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, इसका भी मुझे डिडक्शन मिलेगा। एंड जो हम लोग ने सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन देखा ना, इसमें भी मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, सिमिलर टू सेक्शन नंबर 32, because wear and tear तो होता है। So basically they have given all the expenditures under IFOS as well. Okay, अगर मुझे कंपल्सरी एक्विजिशन के टाइम पे जो भी कॉम्पेंसेशन मिलता है ना, कंपल्सरी एक्विजिशन के टाइम पे जो भी कॉम्पेंसेशन मिलता है, वो कॉम्पेंसेशन दोस्त मेरे हाथ में टैक्स होता है। बट जो भी टैक्स होगा आईएफओएस के अंदर, वो टैक्स होगा व्हेन आई विल रिसीव दैट इनकम। जो साल में रिसीव होगा वो साल में टैक्स होगा, पर वो जब भी टैक्स होगा तभी 50% का फ्लैट डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम। मिसलेनियस, अगर मैंने कौन सा भी आईएफओएस का इनकम कमाया, बट वो आईएफओएस का इनकम कमाने के लिए मैंने कुछ भी अगर खर्चा किया होगा, आई विल गेट द डिडक्शन फॉर दैट। ये मिसलेनियस में फॉलो किया। उसके बाद फैमिली पेंशन का बात करते हैं। फैमिली पेंशन का सीधा हम लोग डिडक्शन का बात करते हैं। फैमिली पेंशन में कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? ओके, डिडक्शन मिलेगा जितना मुझे फैमिली पेंशन मिला है इन केस ऑफ इनकम in the nature of family pension, the amount of deduction is going to be, देखो, 15,000 rupees और 1/3 of such income whichever is lower। ये मेरे हिसाब से this is really important, प्लीज ध्यान देना इस पे। राइट, फैमिली पेंशन क्या होता है? रेगुलर मंथली अमाउंट जो पे किया जाता है इन द इवेंट ऑन द इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। एम्प्लॉय पर्सन का डेथ होता है, उसके लिए उसके फैमिली मेंबर्स को पैसा दिया जाता है। जो भी पैसा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल पैसा दिया 60,000 रुपीज, तो फैमिली मेंबर्स के इनकम में 60,000 ऐड होगा, एंड रिड्यूस जब भी करेंगे तभी 15,000 रुपीज और 1/3 ऑफ 60 कम्स टू 20,000 रुपीज, विच एवर इज लोअर, विच मीन्स 15,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा एंड 45,000 रुपीज टैक्स हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम ओके। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर पेंशन रिसीव हुआ बाय विडो, चिल्ड्रन, हेयर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस
ऑफ यूनियन एंड डेथ हैज अकर्ड इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज, मतलब वॉर हुआ, ड्यूटीज पे थे और तभी उनका अगर डेथ हुआ होगा ना, तो जो भी उनके विडो, चिल्ड्रन और लीगल हेयर जो भी होगा उनके मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उनको जो भी पैसा मिलेगा उस पे पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट उन्होंने बात किया है, दैट इज सेक्शन नंबर 58, दैट इज स्पेशल डिसअलाउंसेस, मतलब पर्सनल एक्सपेंस होंगे, कुछ नहीं मिलेगा भाई डिडक्शन मुझे। मैंने अगर इंटरेस्ट का पेमेंट किया जिसपे मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो गवर्नमेंट बोल रहा है मुझे इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर मैंने सैलरी आउटसाइड इंडिया पे किया होगा, उस पे भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया होगा, उस पे भी मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, इंटरेस्ट का पॉइंट अंडर सेक्शन 40A पीजीबीपी, एंड ये भी सैलरी आउटसाइड इंडिया पेमेंट करते करते मैंने टीडीएस नहीं काटा, ये भी हम लोग ने देख लिया था। अमाउंट स्पेसिफाइड बाय सेक्शन नंबर 40A, अगर तुम लोगों को याद होगा, सेक्शन नंबर 40A2 40A3 ऐसे दो सेक्शन हम लोग ने देखे थे। 40A2 था, अगर मैंने एक स्पेसिफाइड पर्सन को अनरीजनेबल पेमेंट किया, मेरे भाई को मैंने पेमेंट किया, तो करना चाहिए था 20,000, मैंने दिखाया कितना, 1 लाख, तो जितना एक्सेस मैंने पेमेंट किया वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो इधर भी सेम लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। 48(3) में 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट किया, डिसअलाउ हो जाएगा, सेम लॉ इधर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, देखो कभी भी मुझे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज का जो भी डिडक्शन, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, बिकॉज स्ट्रेट अवे मुझे पेमेंट करना पड़ता है। आई हैव अ बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, मेरा बिजनेस ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का है, then in that case जो भी पैसा मिलेगा it will always be taxable under IFOS, even though it is a business of owning and maintaining, right? And deduction will be available in this case, deduction will be available in this case. So अगर हम लोग ने बात किया तो IFOS में इतना ही है, ये पार्ट एक्चुअली IFOS का नहीं है, 43C है, इसके लिए अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं। अभी बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट, दैट इज सेक्शन नंबर 115BBJ। ये क्या बात करता है, ऑनलाइन गेमिंग का, मतलब नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। इस पे सीधा सीधा बोल दिया कि भाई तेरे लिए फ्लैट 30% वेट कर रहा है, प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा तो, एंड 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मुझे क्या क्या नहीं मिलेगा, मुझे कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, नो एक्सपेंडिचर अलाउड, नो चैप्टर 6 से डिडक्शंस अलाउड, बराबर। उसके बाद नो एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट आल्सो, नथिंग इज अलाउड। अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम, इधर रिबेट का बात नहीं किया है। सो और नीचे जो यूलिप का पॉइंट है ना, यूलिप का मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ इंश्योरेंस, इसके लिए ना मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज एक बार देखना, उसमें बहुत एग्जांपल्स देके मैंने वीडियो बनाया है। सो आई होप दैट आपने, मतलब हम लोग ने जो जो अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का रिवीजन किया, एवरीथिंग इज सुपर क्लियर फॉर यू। सो बेसिकली we did total 3 sections. 56 was the charging section, 57 was deductions, and 58 was also talking about allowances and disallowances. पूरा चैप्टर का अगर बात किया तो हम लोग ने सबसे पहले देखा था कैजुअल इनकम का पॉइंट, सबसे सेकंड पॉइंट देखा था कि अगर डीम डिविडेंड क्या होगा तो क्या हो, डिविडेंड होगा तो क्या होगा। उसके बाद देखा था गिफ्ट के केस में क्या होगा 56-10 के केस में। उसके बाद देखा था 56-7B के केस में क्या होगा, याद है 56-7B क्या है, वो जो प्राइवेट कंपनी एफएमबी के ऊपर देता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिडक्शंस कैसे होते हैं, और डिडक्शंस 57 में देखा। फैमिली पेंशन का एग्जाम्पशन क्या है, 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर, राइट। और बाकी तो सब इजी थे, एंड 58 में तो स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस का बात किया था। सो गाइज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन से दैट प्राउडली दैट income from other sources is absolutely done and dusted. सो गाइज, अगर तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दिस इज अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।